Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. So in this video, I will talk about the final accounts of companies according to Company Act 2013. To understand the performer of final accounts of companies, I will take one problem. In this question, there is given a trial balance of A Limited as at 31st of March. Following informations are given एंड सम एडजस्टमेंट्स आर ऑल्सो गिवन। तो बच्चे आपको ध्यान रखना है, जब भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं कंपनी एक्ट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, तो आपको ऐसा नहीं बनाना है कि ट्रेडिंग अकाउंट आप बना रहे हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 प्रॉफिट एंड लॉस आपको स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, उसके बाद सरप्लस स्टेटमेंट बनानी है एंड देन बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने का एक परफॉर्मा है जो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये भी एक बात ध्यान रखनी है कि ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स दे रखी होती हैं वो एक ही बार आती हैं, या तो वो आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, या आएंगी सरप्लस में, और या बैलेंस शीट में। लेकिन कुछ भी चीज़ जो एडजस्टमेंट में दे रखी है, जो नीचे आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, वो आपके दो बार आएंगी, या तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और सरप्लस में, या प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में, या सरप्लस और बैलेंस शीट में, तो दो बार आएंगी। तो वो किस तरह से अब इसका परफॉर्मा बनाना है, नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंपनी नेम फॉर द ईयर एंडेड। जिस भी ईयर के एंड में हम बना रहे हैं उस डेट का नेम आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर हमारा वैसे होता है एंड 31st ऑफ मार्च को, तो 31st मार्च को ही ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। इसमें 2 कॉलम्स हैं, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। देयर इज़ नो डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि ये वर्टिकल परफॉर्मा है, हॉरिजेंटल परफॉर्मा नहीं होता है। तो इसमें फर्स्ट हेड आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके हम लिखते हैं। और इसके अलावा जो अदर इनकम्स होती हैं लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, या अदर कोई भी इनकम है, दैट कम्स अंडर द सेकंड हेड अदर रेवेन्यूज़ में। तो इन दोनों का जब हम टोटल परफॉर्म करते हैं देन वी गॉट द टोटल रेवेन्यूज़, थर्ड हेड में वो आ जाता है। क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर सेल्स दे रखी है और सेल रिटर्न भी दे रखी है, तो सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करके लिखना होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। तो इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज गिवन इन दिस क्वेश्चन 41,50,000। हियर इज इट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हम लिख देंगे। इसके अलावा कोई भी अदर इनकम्स इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी हैं। सो नाउ मेक द टोटल 41,50,000 इज़ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी ए लिमिटेड। अब हम एक्सपेंसेस हेड बनाएंगे, फोर्थ हेड। उसमें फर्स्ट हेड होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि जो भी आप मटेरियल जितना कंज्यूम हुआ है टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स, उसकी कॉस्ट आ जाती है, बट इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो इसे आप चाहे ना भी लिखें या ब्लैंक छोड़ दीजिए। सेकंड हेड आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जिसमें हम परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस करके लिखेंगे। परचेज रिटर्न को किससे माइनस करेंगे? परचेज से। इन दिस क्वेश्चन only purchase is given, that is 18,50,000। तो ये 18,50,000 हमने परचेज यहाँ पुट कर दी। अगर परचेज रिटर्न भी होती तो हम माइनस करके इसमें लिखते। नाउ थर्ड हेड होता है इसमें चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ ट्रेड, जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन इन दिस क्वेश्चन 7,50,000 and closing stock is given 9,50,000 in additional information। closing stock देखिए यहाँ पर आपको given है F पॉइंट में 9,50,000, और opening stock is given in the trial balance in third point 7,50,000। opening stock ट्रायल बैलेंस में है तो एक ही बार आएगा, जो चेंजेस इन इन्वेंट्री में P&L स्टेटमेंट में आया। और जो आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 9,50,000, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया होता तो ये एक ही बार आता करंट असेट्स में इन दी बैलेंस शीट।
लेकिन अगर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है तो इट कम्स ट्वाइस, बैलेंस शीट में करंट असेट्स में भी आएगा, प्लस ये कहाँ पर आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री में, और ओपनिंग स्टॉक से माइनस होगा। सो अब ये स्टॉक आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो दो बार आएगा। एक तो चेंजेस इन इन्वेंट्री में हम ओपनिंग स्टॉक से इसे माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, और क्लोजिंग स्टॉक एज अ करंट असेट बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। 9,50,000 इसमें से माइनस किया, 2 लाख माइनस में आ रहा है, सो इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और जब भी हम एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे 2 लाख इनमें से माइनस हो जाएगा। क्लियर। अभी मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा रही हूँ बैलेंस शीट में, जहाँ हमने लिखा है बैलेंस शीट में करंट असेट्स हेड के अंदर इन्वेंट्रीज में हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा है। मैंने बैलेंस शीट का परफॉर्मा आपको डिस्कस किया था इन लास्ट वीडियो कि किस तरह से बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 बनती है। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो पहले आप वो वीडियो वॉच करना, जिससे आपको बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग होगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो इसमें करंट असेट्स में भी देखिए हमने फर्स्ट हेड आता है इन्वेंट्रीज, उसमें क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 9,50,000। लेकिन पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L की। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस में हेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जिसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं लाइक सैलरी, वेजेस, एम्प्लॉय के वेलफेयर एक्सपेंसेस कम्स अंडर दिस हेड। तो सैलरी एंड वेजेस आर गिवन इन दिस क्वेश्चन, वी पुट इट हियर। नेक्स्ट हेड होता है P&L स्टेटमेंट मैनेजर रेम्युनरेशन, जिसमें डायरेक्टर फीस, मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी, मैनेजिंग डायरेक्टर्स का रेम्युनरेशन और मैनेजर्स की सैलरी, और यू कैन से सिटिंग फीस कम्स अंडर दिस हेड, बट इट इज़ नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, तो हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। नेक्स्ट हेड होता है एक्सपेंसेस में फिनेंस कॉस्ट, जिसमें हम इंटरेस्ट से रिलेटेड जितना भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ऑन दी लोन्स, ऑन दी डिबेंचर्स, जो हमने लोन लिया है इन दी फॉर्म ऑफ वेदर इट इन दी फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स और लोन लिया हमने, तो उस पर जो हम इंटरेस्ट पे आउट कर रहे हैं इट इज़ कॉल्ड फिनेंस कॉस्ट, वो इस सेट के अंदर आएगा। इन दिस क्वेश्चन देयर इज रिटन डिबेंचर इंटरेस्ट 1,80,000। इससे रिलेटेड नीचे एक एडजस्टमेंट भी है, आई विल शो यू जस्ट अ सेक। येस, हियर इज इट। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़िए। अब डिबेंचर इंटरेस्ट तो आपको ऊपर दे रखा था 1,80,000, इट कम्स अंडर वंस, सिर्फ आपके P&L स्टेटमेंट में फिनेंस कॉस्ट के अंडर हमने लिखा है अभी 1,80,000। एंड इसमें इससे रिलेटेड थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, हाफ ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट इज ड्यू। इसका मतलब जो आपने पे किया वो हाफ ईयर का ही है, और डिबेंचर्स आर ऑल्सो गिवन 30 लाख रुपीज़ डिबेंचर 12%। तो 30 लाख जो डिबेंचर्स हैं 12% इस पे इंटरेस्ट है पूरे साल का। सो 30 लाख जो डिबेंचर्स है उसका 12% इंटरेस्ट बनता है पूरे साल का 3,60,000, और 6 मंथ्स का ड्यू है, उन्होंने यही बोला है 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है। तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 30 लाख इंटू 12%, दैट इज़ 3,60,000 फॉर द होल ईयर, एंड हाफ ईयर का ही ड्यू है तो 1/2 दैट इज़ इक्वल टू 1,80,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड भी मैंने सारी एडजस्टमेंट से रिलेटेड आपको जो भी नोट्स थे वो मैंने आपको राइट डाउन करवाए हैं। फिर भी आपको दोबारा बता रही हूँ, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज़ गिवन इन दी ट्रायल बैलेंस तो एक ही बार आएगा एज अ करंट लाइबिलिटी इन दी बैलेंस शीट। बट अगर ये नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में गिवन है तो ये 2 बार आएगा। कहाँ पर, एक तो एज अ करंट लाइबिलिटी इन दी बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और ये आएगा जिस भी एक्सपेंस से रिलेटेड ये आउटस्टैंडिंग है उस एक्सपेंस में ये ऐड ऑन हो जाएगा इन दी स्टेटमेंट ऑफ P&L। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ ऐड ऑन होंगे, उस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में इन दी स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो देखिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा था, तो 1,80,000 जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है हमने कैसे निकाला है, 30 लाख इज़ द डिबेंचर्स
30 लाख रुपीज़ के इंटू 12% जो इंटरेस्ट रेट दे रखी है, दिस इज़ फॉर होल ईयर। सो 30 लाख इंटू 12%, ये पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा इंटू 1/2, क्योंकि हाफ ईयर का ही ड्यू है, हाफ ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है, तो 1/2 करेंगे। वी गॉट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,80,000। इट इज़ एडेड टू द डिबेंचर इंटरेस्ट, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड हो गया, एंड वी गॉट 3,60,000 एंड राइट इन दी आउटर कॉलम। और ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एज अ करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में भी शो होगा लाइक दिस। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हेड होता है इसमें डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। कोई भी डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड असेट्स कम्स अंडर दिस हेड, और कोई भी आपके फिक्टिशियस असेट्स का रिटर्न ऑफ, अमोर्टाइजेशन, कोई भी गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, और अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, एनी फिक्टिशियस असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स का भी रिटर्न ऑफ इसके अंदर आता है। अमोर्टाइजेशन मतलब रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ दी इंटेंजिबल असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स कौन कौन सी, जैसे गुडविल, और फिक्टिशियस असेट्स हो गई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू, इनका रिटर्न ऑफ भी इसके अंदर आता है। डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ दी टेंजिबल असेट्स, फिक्स असेट्स का भी जो वैल्यू रिड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन, वो भी इसके अंदर आएगा। इससे रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, तो देखिए आप क्वेश्चन में कहीं पर डेप्रिसिएशन या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ या गुडविल रिटर्न ऑफ इज़ नॉट गिवन, बट इससे रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट है, तो देखिए क्या है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट बाय 15%। इससे रिलेटेड भी मैंने आपको एडजस्टमेंट लिखवाई थी कि अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है तो ये एक ही बार आएगा एज अ एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। लेकिन अगर ये नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो ये दो बार आएगा, एक तो एज अ एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, और एक जब हम असेट्स में बैलेंस शीट के अंदर फिक्स असेट्स लिखेंगे तो फिक्स असेट्स में उस रिस्पेक्टिव असेट में से माइनस भी होगा। तो ये डेप्रिसिएशन अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होता फिर तो एज अ स्टेटमेंट ऑफ P&L में हम लिख देते हैं डेप्रिसिएशन हेड में, लेकिन ये नीचे दे रखा है तो ये डेप्रिसिएशन हेड में एज अ एक्सपेंस भी आएगा इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, और ये जब हम बैलेंस शीट में प्लांट लिखेंगे उसमें से लेस भी होगा। तो देखिए प्लांट की क्या वैल्यू है, प्लांट की वैल्यू है दैट इज़ गिवन सेकंड नंबर पर 33 लैक्स। तो 33 लैक्स का 15% आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, 33 लाख का 15% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो देन इट कम्स 4,95,000। ये एज अ देखो एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L में शो भी हुआ, प्लस ये कहाँ पर लिखेंगे हम, देखिए जब आप फिक्स असेट्स लिखेंगे ना, फिक्स असेट्स बैलेंस शीट के अंदर टेंजिबल असेट्स में प्लांट लिखेंगे 33 लैक्स का, उसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस भी करेंगे 4,95,000, और आउटर कॉलम में नेट प्लांट की वैल्यू लिखेंगे। क्लियर? अब इससे ये तो अभी हम बात की हमने डेप्रिसिएशन पर। अब नेक्स्ट इसमें कोई भी गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ भी आता है, इससे रिलेटेड भी नीचे एडजस्टमेंट गिवन है। लेट्स चेक द एडजस्टमेंट। यस, सेकेंड नंबर पॉइंट पे 5,000 रुपीज़ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। अब देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने 5,000 रुपीज़ रिटर्न ऑफ किए, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं 50,000 रुपीज़ ट्रायल बैलेंस में भी। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई भी फिक्टिशियस सेट्स गिवन है इट कम्स अंडर ओनली इन बैलेंस शीट, बट अगर ये एडजस्टमेंट में दे रखा है इसका मतलब उतना आपने राइट ऑफ करना है, उतनी उसकी वैल्यू रिड्यूस करनी है। देन ये 50,000 जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दीज आर दी नॉन करंट असेट है ना, ये बैलेंस शीट में अदर नॉन करंट असेट में आएगा 50,000 रुपीज़, बट ये जो 5,000 रुपीज़ आपको राइट ऑफ करने हैं दैट मीन्स इसको आपने एज ए एक्सपेंस मानना है
इतनी फिक्टिशियस एसेट्स आपने रिड्यूस करनी है। तो ये 5000 रुपीज़ जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखे हैं, इट कम्स अंडर दी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हेड इन दी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। और ये 5000 रुपीज़ आपके माइनस भी होंगे उस रिस्पेक्टिव फिक्टिशियस असेट्स में इन दी बैलेंस शीट। तो ये 5000 रुपीज़ देखिए, हमने यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ लिखा है 5000 रुपीज़। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देखिए आप कहाँ शो करते हैं, अदर नॉन करंट असेट्स में, और इसमें 5000 हम माइनस करके 50,000 में 5000 माइनस करके बाहर हमने लिख दिया 45,000 रुपीज़। जैसे डेप्रिसिएशन को आप एज अ एक्सपेंस लिखते हैं और उस रिस्पेक्टिव असेट में से माइनस होता है, इसी तरह से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ भी आपका एज अ एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में शो होता है और उस फिक्टिशियस रिस्पेक्टिव फिक्टिशियस सेट्स में से माइनस भी होगा। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वैसे तो 50,000 थी एज अ सेट, बट 5,000 आपने रिटर्न ऑफ करना है, तो नेट बाहर आ जाएगा 45,000 रुपीज़। क्लियर इज दिस? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब अदर एक्सपेंसेस में बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं क्वेश्चन में, वो सब इस हेड के अंदर आ जाएंगे, लाइक जनरल एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, ये सब आपका इसमें आ गया। जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा था वो एक ही बार आता है। अब हम बात करते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट पर। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो ये ओल्ड प्रोविज़न होता है, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द न्यू प्रोविज़न इन दी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो ये ओल्ड प्रोविज़न को जो ट्रायल बैलेंस में लिखा था, इसे हम माइनस करेंगे किस में से, न्यू प्रोविज़न से। और न्यू प्रोविज़न कौन सा होता है, विच इज़ गिवन इन दी एडजस्टमेंट। न्यू प्रोविज़न कौन सा होता है, जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होता है। अब ओल्ड प्रोविज़न देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन में शो करवा रही हूँ। ये ओल्ड प्रोविज़न आपको गिवन था 35,000, ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एक ही बार आएगा, ये ओल्ड प्रोविज़न होता है। ये आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में न्यू में से माइनस करेंगे। ये न्यू में से माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 35,000 तो आपके पास ऑलरेडी प्रोविज़न पड़ा है बना हुआ। अब न्यू कितना बनाना है, ये देखिए न्यू आपको नीचे दे रखा होता है, प्रोविज़न फॉर जो डाउटफुल डेट नीचे बता रखा है वो आपका न्यू प्रोविज़न है, दैट इज़ गिवन इन डी पॉइंट। 5% आपको प्रोविज़न बनाना है डेटर्स पर। अब डेटर्स पर हैं कितने, ये देखिए डेटर्स आपको बता रखे हैं 8,70,000 के, जो कि करंट असेट है। तो करंट असेट में 8,70,000 है, इस पे आपको प्रोविज़न बनाना है 5%। तो 8,70,000 इंटू 5% करेंगे, ये आपका न्यू प्रोविज़न है। 8 लाख इंटू 5%, 8,70,000 है ना, आई थिंक 8,70,000 डेटर हैं और उस पर 5% आपको प्रोविज़न बनाना है। तो 8,70,000 का 5% नया प्रोविज़न आ जाएगा 43,500। तो नया प्रोविज़न तो जो होता है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, वो दो बार आएगा। एक तो इसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में हम अदर एक्सपेंसेस में लिखेंगे, और एक कहाँ आएगा, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस भी होगा न्यू प्रोविज़न। तो नया प्रोविज़न जो 8,70,000 का 5% दैट इज़ 43,500, ये नया प्रोविज़न हमने यहाँ लिख दिया। इसमें से ओल्ड प्रोविज़न जो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ था वो हम माइनस कर देंगे, देन वी गॉट 8,500। अब जो ये नया प्रोविज़न है, जो हमने 8,70,000 इंटू 5% किया था, नया प्रोविज़न जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है 43,500, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स इन द करंट असेट्स इन द बैलेंस शीट। ये देखिए 8,70,000 में से हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5% 43,500 हमने इसमें से माइनस किया, देन वी गेट नेट डेटर्स 8,26,500। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट
ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो वो ओल्ड प्रोविज़न होता है, उसे स्टेटमेंट ऑफ P&L में एक्सपेंस में हेड में हम न्यू प्रोविज़न से माइनस करते हैं एक ही बार, ठीक है। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा होता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, ये आपका नया प्रोविज़न होता है। ये न्यू प्रोविज़न को हम दो बार लिखते हैं, एक तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में अदर एक्सपेंस में लिखते हैं जिसमें से ओल्ड वाला माइनस होता है, और ये नया प्रोविज़न डेटर से भी माइनस होगा इन दी बैलेंस शीट। क्लियर? अब आगे बात करते हैं, ये हमारे सारे एक्सपेंसेस हमने लिख दिए। अब ये एक्सपेंसेस का हम टोटल करेंगे, देन वी गॉट टोटल एक्सपेंसेस। तो जो आपका ये टोटल रेवेन्यूज़ आया था थर्ड हेड में, इसमें से एक टोटल एक्सपेंसेस का फोर्थ हेड का टोटल माइनस कर देंगे, देन वी गॉट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,60,000। अब देखिए, अगर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, हर की एडजस्टमेंट पे हम बात कर रहे हैं, अगर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है तो वो एक ही बार आता है एज अ करंट लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। बट अगर वो नीचे गिवन है प्रोविज़न तो वो दो बार आएगा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। एक तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस होगा इन दी स्टेटमेंट ऑफ P&L, और एक हमारा एज अ करंट लाइबिलिटी भी शो होगा इन दी बैलेंस शीट। तो देखिए, प्रोविज़न फॉर टैक्स इज गिवन इन दिस पॉइंट 30%। प्रोविज़न फॉर टैक्स ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा निकल चुका है 3,60,000। इस पे 30% आप करंट टैक्स लगाएंगे एज अ टैक्स एक्सपेंसेस 1,08,000 आ जाएगा। देन वी गॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स एक्सपेंसेस जो करंट ईयर का टैक्स है वो माइनस कर देंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स। देन वी गॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द करंट ईयर 2,52,000। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L कंप्लीट हो गया। नाउ इसके बाद अब बनता है सरप्लस स्टेटमेंट। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L शोइंग एलोकेशंस एंड एप्रोप्रिएशंस फॉर द ईयर एंडेड, जिस ईयर के एंड में हम बना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका प्रॉफिट आपने करंट ईयर में अर्न किया है इन द बिजनेस दैट इज़ 2,52,000। लास्ट ईयर का अगर कोई भी प्रॉफिट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कोई भी सरप्लस का जो बैलेंस है जो लास्ट ईयर का था, या इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस था सरप्लस का, that should be added back to the current year profit to calculate the total profit available for allocations and appropriations। इस साल हमने प्रॉफिट कमाया 2,52,000। इट कम्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L। और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था, मतलब सरप्लस का जो ओपनिंग बैलेंस था 1 अप्रैल का, बिगनिंग ऑफ द ईयर का ओपनिंग बैलेंस था, वो था 2,62,500। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको शो करवा रही हूँ सरप्लस का बैलेंस। ये देखिए 2,62,500। ये ओपनिंग सरप्लस दे रखा है, ये पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग बना। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना अवेलेबल है फॉर दी एलोकेशंस एंड एप्रोप्रिएशंस 5,14,500। इसमें से हम एलोकेशंस एंड एप्रोप्रिएशंस माइनस करेंगे। वो कौन कौन सी होती है, लाइक कोई ट्रांसफ़र टू रिज़र्व है, या हम डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं, या डिविडेंड पे टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। ये सब एलोकेशंस एंड एप्रोप्रिएशंस होती हैं और इसमें से माइनस होती हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी प्रपोज डिविडेंड, ध्यान से सुनना बच्चे, अगर कोई भी प्रपोज डिविडेंड और यू कैन से प्रपोज टैक्स ऑन डिविडेंड अगर दे रखा है सिर्फ ट्रायल बैलेंस में, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी प्रपोज हुआ है, सरप्लस से कट आउट हो चुका है। तो इसे सिर्फ आप एज अ करंट लाइबिलिटी में बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रपोज डिविडेंड और प्रपोज टैक्स ऑन डिविडेंड आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में गिवन है, तो ये दो बार आएगा। सरप्लस में एलोकेशंस एंड एप्रोप्रिएशंस में लिखेंगे आप, और
बैलेंस शीट में भी एज अ करंट लायबिलिटी शो होगा। लेकिन ना तो प्रपोज डिविडेंड इन्होंने यहाँ दे रखा है, ना ही नीचे दे रखा है, तो इसकी बात तो ख़त्म हो गई, टैक्स भी नहीं है उस पर। बट इसमें एक चीज़ दे रखी है, इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड जो है सडनली विद इन अ ईयर डिक्लेयर होता है, और आप जैसे डिक्लेयर होता है वैसे पे हो जाता है। तो इंटरिम डिविडेंड जो दे रखा है ये एक ही बार आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। इट कम्स अंडर दी सरप्लस स्टेटमेंट, क्योंकि ये विद इन अ ईयर डिक्लेयर हुआ था, एंड ऑफ द ईयर डिक्लेयर नहीं होता है, ये विद इन अ ईयर कभी भी डिक्लेयर हुआ अचानक से, तो इंटरिम डिविडेंड सरप्लस में आता है सिर्फ। तो ये ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि मैम अगर प्रपोज डिविडेंड यहाँ दे रखा होता ट्रायल बैलेंस में, तो आपने तो उससे बोला कि एज अ करंट लायबिलिटी हम इन दी बैलेंस शीट लिखते हैं, और अब यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड पेड लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली पे हो चुका है, ये जैसे ही डिक्लेयर होता है वैसे ही पे हो जाता है, तो इसे एज अ करंट लायबिलिटी आप मान ही नहीं सकते, क्योंकि ये बैलेंस शीट बनने से पहले, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनने से पहले ही पे आउट हो गया विद इन अ ईयर। तो इसे एज आप एक्सपेंस सरप्लस में से माइनस करेंगे, एज अ एलोकेशन एज अ एप्रोप्रिएशन आप सरप्लस से माइनस करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे एज अ होता प्रपोज डिविडेंड, तो एज अ करंट लायबिलिटी शो होता इन दी बैलेंस शीट। और प्रपोज डिविडेंड और उस पर टैक्स जो प्रपोज हुआ है और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा होता, तो ये दो बार आ जाता, सरप्लस में भी आता और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में भी शो होता। लेकिन इंटरिम डिविडेंड है पेड, तो ये एज अ एक ही बार आएगा, कहाँ पर, सरप्लस में ओनली। तो कितना है ये देखिए, तो एलोकेशन में हमने इंटरिम डिविडेंड लिख दिया 3,92,500, ये माइनस किया तो हमारे पास वो प्रॉफिट आ गया, सरप्लस का वो बैलेंस आ गया जो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा, कोई ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं दे रखा था। क्लियर। बाकी अदर और भी एडजस्टमेंट्स हैं जिस पे हम आगे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे, और आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी कि हर एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या जो है एडजस्टमेंट्स हम करते हैं, कहाँ कहाँ उसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, अगेन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज एट जिस ईयर के एंड में हम बना रहे हैं वो डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर अमाउंट 2 कॉलम्स आ जाएंगे। फर्स्ट हेड होता है इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इसके अंदर आपके 3 हेड्स बनते हैं, जिसमें हम फर्स्ट हेड पे बात करते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसमें फर्स्ट हेड आता है शेयर कैपिटल। इसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है, तो पहले वो लिखकर डबल लाइन करके हम क्रॉस कर देते। और फिर नेक्स्ट हेड होता है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जिसमें कॉल्ड अप कैपिटल आपको शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 40 लाख रुपीज़, और साथ ही साथ कॉल सिनेरियर भी गिवन है, मतलब 40 लाख रुपीज़ आपने कॉल कर रखे हैं, बट इसमें से कितना शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है, 75,000 रुपीज़ नहीं दिया, दैट इज़ कॉल सिनेरियर। तो इसका मतलब नेट पेड अप, क्योंकि आपको यहाँ पे इशूड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल लिखनी है, पेड अप कितना एक्चुअली आया हुआ है शेयर होल्डर से। तो अगर कोई भी शेयर कैपिटल में से कॉल सिनेरियर है तो उसको आप माइनस करके नेट पेड अप शेयर कैपिटल लिखेंगे, दैट इज़ 39,25,000। अब रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स आ जाएंगे, दैट इज़ गिवन, बैलेंस इज गिवन है क्वेश्चन में। जनरल रिजर्व का वो हमने यहाँ पुट कर दिया। सरप्लस का कौन सा बैलेंस लिखोगे, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस में लिखा था वो तो ओपनिंग बैलेंस था, वो हमने यहाँ पे सरप्लस में देखो करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड किया था। अब सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, जो हमने प्रॉफिट कैरी टू बैलेंस शीट निकाला है एलोकेशंस एप्रोप्रिएशंस करने के बाद 1,22,000, ये इसमें हम लिखेंगे बैलेंस शीट में, सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस। फिर अब हम बनाएंगे सेकंड हेड इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में नॉन करंट लायबिलिटीज़, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सिक्योर्ड लोन में बैंक लोन 12% डिबेंचर शो होते हैं, तो 12% डिबेंचर्स क्वेश्चन में दे रखे 30 लैक्स, वो हमने यहाँ लिख दिया। थर्ड हेड आता है करंट लायबिलिटीज़ में, जिसमें फर्स्ट हेड होता है ट्रेड पेबल, जिसमें हम क्रेडिटर्स और बीपी लिखते हैं, दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, वो दोनों हमने पुट किए यहाँ। अब ये मैंने पहले भी बताया था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये हमने जब अभी डिस्कस किया था कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा था, तो हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L में देखो ऐड भी किया था। मैं अब दोबारा शो करवा देती हूँ आपको, फिनेंस कॉस्ट में ये देखिए,
और ये एज अ करंट लाइबिलिटी में भी शो होगा। इसी तरह से शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में या अदर जो भी करंट लाइबिलिटीज़ है, लाइक अदर आपके प्रपोज कोई डिविडेंड हो या प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हो, इसमें शो हो जाएगा। अब देखिए इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दे रखा होता तो सिर्फ करंट लाइबिलिटी में शो होता, लेकिन ये नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा था तो एज अ स्टेटमेंट ऑफ P&L में भी हमने यहाँ लिखा था 1,08,000 का, और इसे एज अ करंट लाइबिलिटी भी आप शो करेंगे। 2 बार आएगा ना, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा था तो 1,08,000। तो इनका हम टोटल करेंगे, आपके लाइबिलिटीज़ का टोटल आ जाएगा 83,55,000। लाइक दिस हम एसेट्स साइड बनाएंगे। एसेट्स हेड में दो हेड्स होते हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स में फर्स्ट हेड होता है फिक्स असेट्स का, जिसमें टेंजिबल असेट्स, प्लांट, ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले, प्लांट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखा, और बिजनेस प्रेमिसेस ये भी टेंजिबल असेट्स है, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। फिक्स असेट्स में सेकंड हेड होता है इनटेंजिबल असेट्स का, जिसमें गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट ये शो होता है। ये गुडविल दे रखी थी, हमने यहाँ लिख दी। नॉन करंट असेट्स में सेकंड हेड आता है फिक्स असेट्स के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है हमने या लॉन्ग टर्म लोन्स किसी को हमने दे रखे हैं, वो यहाँ पर शो होगा। दैट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। और थर्ड हेड आता है नॉन करंट असेट्स में अदर नॉन करंट असेट्स, जिसमें आपके फिक्टिशियस असेट्स आती हैं। तो ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि फिक्टिशियस असेट जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अंडरराइटिंग कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू इसमें शो होता है। तो वैसे तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में 50,000 रुपीज़ दे रखा था, और 5,000 रुपीज़ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा था। तो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दे रखी है दैट इज़ द बैलेंस ऑफ द फिक्टिशियस सेट्स 50,000, और इसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ जो नीचे आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है वो एज अ हमने एक्सपेंस अमोर्टाइजेशन हेड में लिखा था इन दी स्टेटमेंट ऑफ P&L, और इसमें से माइनस भी किया था। तो 50,000 माइनस 5,000 करेंगे 45,000 रुपीज़ आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस शो हो जाएगा। नॉन करंट असेट्स के बाद अब हम शो करेंगे करंट असेट, जिसमें इन्वेंट्रीज में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और BR लिखते हैं, तो डेटर में से हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट पे बात की थी अभी, BR इसमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है। फिर थर्ड आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कैश एट बैंक दे रखा है, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। इसके बाद वैसे D हेड भी है कि अदर करंट असेट्स जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, या अपने शॉर्ट टर्म लॉन्स किसी को दे रखे हैं, तो उसमें शो होता है दैट इज़ नॉट गिवन इन दी क्वेश्चन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने वो हेड भी नहीं बनाया। टोटल करेंगे तो एसेट्स का टोटल भी 83,55,000 आ जाएगा, और वो लाइबिलिटीज़ के टोटल से मैच करेगा। होप यू अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट देन लेट मी नो। और आगे आने वाली वीडियोस में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हर एडजस्टमेंट, अभी तो सिर्फ हमने बहुत थोड़ी एडजस्टमेंट्स पे बात की है, अभी कई सारी एडजस्टमेंट्स पेंडिंग है जो आगे आने वाली क्लासेस में हम बात करेंगे। टिल देन बाय बाय।